morning to all of you. So in the last class we have studied what is the automatic vending machine. So it is a new form of direct retailing. Okay, so it is a machine operated by the coins or the tokens, and simply the buyer insert a coin or the token in the machine and receive a specific quantity of product from that machine. Okay, it is basically related to the large scale retailing, and it is the most popular in the western country, but now it is also becoming popular in the India also. So simply in the vending machine, the basically all the pre-packed products are there, but simply the people or the consumer have to insert some coins or some different tokens so that they can easily get the product from the machine. Basically the product which deals with the in the automatic vending machine is the low cost product like cigarettes, soft drinks, postage stamp, tickets, etc. And in Delhi basically the machines are installed at the petrol pumps, railway station for the cold drinks, and the mother dairy is also provide the milk through the vending machine. Simply the people will insert the coins or the tokens, and then they get the that amount of milk or any kind of product from that any machines. Okay, so different merits or the benefits of the vending machines are it is continue buying the round the clock is possible, means any consumer or the buyer can buy the product round the clock, means they can buy the product 24/7, means 24 hours कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है. एंड द कस्टमर गेट्स फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स विद द यूनिफॉर्म वेट एंड द क्वालिटी. कस्टमर विल गेट द फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स, मीन्स जो भी कस्टमर है वो क्या करेगा, फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स वहाँ से लेगा विद द यूनिफॉर्म वेट एंड द क्वालिटी. जो क्वालिटी होगी वो उसकी क्या होगी, गुड क्वालिटी होगी, एज वेल एज यूनिफॉर्म वेट भी होगा उसका. एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्समैन. कोई भी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के पास कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी सेल्समैन की ऑप्शन नहीं है, कि कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे कोई सेल्समैन भी हो. सिंपल एक मशीन होती है, अगर आप उसमें इंसर्ट करोगे कॉइन्स और द टोकन्स, सो ईज़िली यू कैन गेट दी प्रोडक्ट फ्रॉम दैट मशीन. ओके, तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई सेल्समैन भी होना चाहिए जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करे, इंफॉर्मेशन दे या आपको उसकी क्वालिटी बताए प्रोडक्ट की, ऐसा वहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ द वेंडिंग मशीन. सो सिंपली व्हाट आर द डिफरेंट ड्रॉबैक्स ऑफ द वेंडिंग मशीन, कि वेंडिंग मशीन के ड्रॉबैक्स हैं क्या. सो फर्स्ट वन इज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल दिस मशीन इज़ क्वाइट हाई, कि अगर इनिशियली जो इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. इसलिए हर एक कंट्री क्या है उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है, लाइक इंडिया. तो इंडिया में भी बस कोई मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे जैसे दिल्ली हो गया, आपका जो भी मेट्रो सिटीज़ है, चेन्नई, यही मुंबई, यहीं पे क्या है बेसिकली ये ज़्यादा फाइंड आउट होते हैं. मशीन रिक्वायर रेगुलर रिपेयर एंड दी मेंटेनेंस. मशीन का भी क्या है कि ऐसी मशीन तो है नहीं कि आप एक बार उसको क्या इंस्टॉल कर दिया, अब इसमें कोई भी रिपेयर और उसको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा. आपको रेगुलरली कुछ इंटरवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मेंटेनेंस भी इसका करना पड़ेगा. कॉइन्स ऑफ द एग्जैक्ट शेप एंड द साइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दी मशीन. अब इसमें यह भी है कि जो डिफरेंट कॉइन्स होते हैं दे ऑल आर दी नॉट इन दी एग्जैक्ट शेप, वो सब एग्जैक्ट शेप में नहीं होते हैं. और इसके लिए क्या है कि जो भी कॉइन्स होने चाहिए वो एग्जैक्ट शेप के ही होने चाहिए. मतलब अभी क्या है आपके 5 के कॉइन्स, 10 के कॉइन्स, 1 के कॉइन्स, उनके शेप्स और साइज़ में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. तो इसमें भी क्या है कि वैसे ही कॉइन चाहिए जो वो एंटर कर सके. मतलब हर एक कॉइन के लिए ये मशीन सबको प्रेफर नहीं करती, ऑपरेट नहीं हो पाएगी. सो इन इंडिया वेंडिंग मशीन आर नॉट वेरी पॉपुलर ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिटेल स्टोर्स. इंडिया में क्या है कि ये सारी मशीन्स क्या होती हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, ओनली बिकॉज ऑफ
इंडिया में ऑलरेडी स्मॉल रिटेल स्टोर्स हैं जो हम लोग अपने नेबर्स में देखते हैं कि बहुत सारे रिटेल शॉप्स होती हैं, तो हम लोग ईज़िली वहीं से प्रोडक्ट पा जाते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे कोई मिल्क लेना है या कोल्ड ड्रिंक लेना है, तो हमारे क्या होता है, बेसिकली घर के अगल बगल शॉप्स होती हैं, तो हम लोग सिंपली वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो इंडिया में बहुत इस वेंडिंग मशीन बहुत पॉपुलर इसीलिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्मॉल रिटेल शॉप्स होती हैं। ओके, so next topic that is Chamber of Commerce and the Industry. Okay, so Chamber of Commerce and Industries are voluntary and non-profit making organization. Okay, ये सारी क्या होती है, जो Chamber of Commerce and Industry क्या है, voluntary है, मतलब एकदम क्या है ये, इट इज़ अप टू दी योर इंटरेस्ट। ठीक है, कि इंटरेस्ट एज वेल एज ये क्या होती हैं कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट को अर्न नहीं करना होता है, प्रॉफिट को मेक करना नहीं होता है। सो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस मैन, ओके, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस मैन ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस मैन। तो ये क्या होती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हर टाइप के बिजनेस मैन के लिए, वो स्मॉल स्केल का हो, लार्ज स्केल का हो, मीडियम स्केल का हो। दे आर ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, किसी भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ये ऑपरेट होते हैं फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, कि इससे क्या होगा कि जो भी बिजनेसमैन है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब वो जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एज वेल एज वो कहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। जैसे कोई भी जितने भी लॉज बनाए गए हैं, या उनको बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इन जनरल एंड एट दैट टेरिटरी इन पर्टिकुलर। ठीक है, एक तो बिजनेसमैन को क्या प्रोटेक्ट करना है, और जो भी जिस टेरिटरी में है वो बिज़नेस, उसको भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ बिजनेसमैन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, मीन्स कोई भी बिजनेसमैन के लिए क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स रिप्रेजेंट करता है। कोई भी बिजनेसमैन है उसका क्या है, वो रिप्रेजेंट करेगा। इट रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो किस बिजनेस कम्युनिटी से लिंक है, मतलब किससे वो रिलेटेड है, ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, मींस यूपी का है, अदर का है, स्टेट का है, तो किसी पर्टिकुलर रीजन से उसको कोई भी एक बिजनेस कम्युनिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ट्रेड। किसी एक इंडस्ट्री और ट्रेड की जगह वो पर्टिकुलर रीजन से, अब ये नहीं है कि अब वो टेक्सटाइल का है या ऑटोमोबाइल का है, वो वहाँ से नहीं, ये क्या है कि किस रीजन में वो इंस्टेब्लिश है, उससे वो क्या करता है, उस कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। सो द कंपोजिशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिफर्स फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। अब इन जो कंपोजिशन हो रहा है, कैसे ये कंपोज हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, इट इज़ डिफ़र फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये कंट्री टू कंट्री क्या होते हैं, डिफ़र होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील, आपका कोई भी यूरोपियन कंट्री में ये क्या है, सेम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, कंट्री टू कंट्री डिफ़र होते हैं। सो इन इंडिया एवरी मेजर स्टेट हैज़ इट्स ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इंडिया में हर एक जो मेजर स्टेट है, मतलब जो बिग स्टेट्स होते हैं, इसमें क्या है, अपने खुद के उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो दिल्ली में अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बंगाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब इसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी होंगी, जो भी, अब यूपी का अगर है तो यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं वो उसी कम्युनिटी से ही लिंक होंगे, और उन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेन मोटिव क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट है बिजनेसमैन का उसको प्रोटेक्ट करना, मींस वो भी जो जिस इंटरेस्ट से वो बिज़नेस को ओपन किए हैं उनका प्रॉफिट करना, उनका सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीज़मेंट, जो भी उनका प्रॉपर वर्किंग होती है, रिमनरेशन हो गया एम्प्लॉयज़ का, उनका कितने वर्कर्स काम करें, इनसे सारे रिलेटेड वो फंक्शंस करते हैं। मैनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर एफिलिएटेड टू दी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब जो डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मीन दिल्ली का, बंगाल का, पंजाब का और अदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होंगे, वो एफिलिएटेड होते हैं, मीन्स लिंक्ड होते हैं। किससे लिंक्ड होते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, फिक्की बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सारे जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं
वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज रोल एंड दी functions of the chamber of commerce. So first one is interstate movement of goods. So the chamber of commerce and industry facilitate interstate movement of goods by registration of vehicle, construction of highway and the roads. ठीक है, इस chamber of commerce से क्या होता है कि फैसिलिटेट करता है कि जो भी गुड्स है वो इंटर स्टेट मीन्स इस स्टेट के अंदर ही क्या हो वो मूवमेंट कर सके, कि कोई भी रजिस्टर्ड व्हीकल है, किस हाईवे से जा रहे हैं, कौन सी रोड वो यूज़ कर रहे हैं, तो गुड्स का क्या होता है स्टेट वाइज वो मूवमेंट होता है. प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो होल्ड क्या करती है, वो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ डिस्कशन करती है अबाउट दी इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट. वो गवर्नमेंट से ये कहती है कि आप डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करिए, इन्वेस्ट करिए. अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मीन्स हमें प्रॉपर रोड मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वेयर हाउसिंग मिलेंगी, तो इससे क्या होगा, बिज़नेस भी ज़्यादा प्रमोट होगा, कॉमर्स भी हम लोग ईजिली कर सकते हैं, गुड्स का एक्सचेंज भी हम लोग, मूवमेंट ऑफ गुड्स भी ईजिली हो सकती है. तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ क्या करते हैं, डायरेक्ट लिंक्ड रहते हैं. वो गवर्नमेंट के साथ एजेंसी, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ है उनके साथ वो डिस्कशन करते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे क्या करिए, इन्वेस्ट करिए, लाइक रोड, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे एक्सेट्रा फॉर द प्रमोटिंग ट्रेड. अगर ये सारी फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल होंगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो पाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज़ वेट एंड मेजर एंड प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ब्रांड. और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री इंटरेक्ट विद द डिफरेंट गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट लॉज रिलेटेड टू वेट एंड मेजर्स. ओके, तो जो भी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और इंडस्ट्री है वो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्मुलेट द लॉज, ये डिफरेंट लॉज को बनाने के लिए, कि लेबर से रिलेटेड लॉज हो गए या कैसे फंक्शनिंग करनी है उससे रिलेटेड लॉज, और वेट से रिलेटेड कि प्रोडक्ट का कितना वेट होगा, उसको मेजर किसके थ्रू किया जाएगा, एंड दी प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रांड्स. ठीक है, जो भी ब्रांड्स हैं उसका डुप्लीकेशन ना हो जाए, जैसे हो जाता है ना एडिडास का कोई और एबिबास हो गया, या नाइकी का हो गया, फास्ट ट्रैक का हो गया. तो इसका क्या है कि जैसे जो भी इंडियन कंपनी है, रिलायंस है, ऐसा इन लोग का कोई डुप्लीकेशन ना हो जाए, कोई डुप्लीकेट उसका ना बना ले, तो उससे रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं. जैसे उनको पेटेंट प्रोवाइड करना, कॉपीराइट, ये सब मिल जाती है. फिर उसके थ्रू अगर कोई और अगेंस्ट उसके को वो काम नहीं कर सकता. अगर कोई काम कर लिया तो टेक एक्शन अगेंस्ट दी दोज हु वायलेट दी रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, अगर किसी ने कोई कुछ एक्ट कर दिया तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है. द वन हु वायलेट दी रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसने भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या किया, वायलेट किया, तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज़ लेबर लेजिस्लेशन. So the Chamber of Commerce and Industry and the government are constantly interacting on the issues like labor laws, retrenchment policies, etc. ठीक है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और इंडस्ट्रीज़ है वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करती रहती है. बेसिकली किससे, जो इश्यूज़ है लाइक लेबर लॉज, कि लेबर से रिलेटेड जितने भी लॉज बनाए गए हैं कि लेबर को भी क्या होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, उतना उनकी सैलरी मिलना चाहिए, अगर वो कोई मिनिमम वेज उनको प्रोवाइड ही करना चाहिए. रीट्रेंचमेंट पॉलिसीज़ की, उनको उस जॉब से विथड्रॉ करने की क्या पॉलिसीज़ है, किस कंडीशन पे उनको उस जॉब से विथड्रॉ किया जा सकता है, निकाला जा, तो ऐसी सारी पॉलिसीज़ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड होके करती है. फिर नेक्स्ट वन इज़ हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर. सिंपल सा मीन्स इसका है कि सिंपली गवर्नमेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके डिस्कशन करके ये करती है कि हर एक स्टेट में क्या होगा, यूनिफॉर्म जीएसटी होगा, मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरे ऑल ओवर द कंट्री, हर स्टेट में. ऐसा नहीं कि एक स्टेट कुछ ज़्यादा टैक्स पे करे और दूसरा स्टेट कुछ उससे कम टैक्स पे करे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ऑक्ट्रॉय एंड द टोल टैक्स. तो ये सारे क्या होते हैं, ये टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात में लगता है. तो कोई भी क्या होता है, कोई इंटर स्टेट गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं या रीजन वाइड ट्रांसफ़र होते हैं तो हम लोग को टोल टैक्स देना पड़ता है.
बट अब क्या हो गया है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द GST ये सारे टैक्स उसमें ही इंक्लूड हो चुके हैं. Okay, next one is the Chamber of Commerce intervene with the government in the formulation of labor laws. It is the same like that. Wage Act, Compensation Act, Retrenchment Act. गवर्नमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करती है, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करके ये सारे लॉज बनाती है कि कैसे विड्रॉ करना है, उनको कॉम्पनसेशन कैसे देना है, लेबर्स के कैसे लॉज है. बिकॉज सेटिस्फाइड लेबर कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन दी रनिंग इंडस्ट्री. अगर क्या होंगे, अगर जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बिजनेस में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे. अगर कोई लेबर ही कोई प्रॉपरली वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा. इसलिए क्या है कि ऐसे सारे लॉज बनाए गए हैं कि जितने भी लेबर्स वर्कर काम कर रहे हैं उनका प्रोटेक्शन, उनके जितने भी इंटरेस्ट है, उनके जितने भी लॉज बनाए गए हैं कि उनके इंटरेस्ट जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए कि उनको कोई भी ऐसा ना हो कि वो डिससेटिस्फाइड रहें. नेक्स्ट वन इज़ marketing of agro products and the related issue. Streamlining of the local subsidies and the marketing policies of the organization selling agro product are the some of the areas where Chamber of Commerce can really intervene and interact with the concerned agency. ठीक है, अभी क्या करना कि कोई भी लोकल गुड्स हैं उनको क्या करना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना. जैसे अगर कोई सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे हम लोग, कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होगा तो कोई भी बिजनेसमैन क्या होगा, वो ज़्यादा ही हैप्पी होगा, मींस वो सेटिस्फाइड होगा कि अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होगी तो कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हो जाएगी. देन दे विल मोर सेटिस्फाइड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. एंड द मार्केटिंग पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग एग्रो प्रोडक्ट, कि मार्केटिंग पॉलिसीज़ की कैसे गुड्स को मार्केटिंग करना है, कैसे उनको प्रमोट करना है, एज वेल एज सेलिंग एग्रो प्रोडक्ट. जितने भी एग्रो प्रोडक्ट्स में एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, आर सम ऑफ द एरियाज़ वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री कैन रियली इंटरवेन. ये सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ मिल के क्या करता है, कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के साथ, कोई भी कंसर्न्ड एजेंसी के साथ, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर की हो गई, क्रेडिट की हो गई, जितनी भी जो भी रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनके साथ वो लिंकड होके वहाँ पे क्या करता है, इंटरवेन करता है. मतलब उनके कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे उनके साथ वो इंटरैक्ट एज वेल एज इंटरवेंशन भी होता है. ओके, सो दीज ऑल आर दी functions of the Chamber of Commerce. Next one is main document used in the internal trade. Internal trade means a trade between the geographical territory, means geographical territory जो हमारी इंडिया की, उसके अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है, means goods जो हमारे ट्रांसफ़र हो रहा है वो विद इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में ही जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड दी इंटरनल ट्रेड. तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट इज़ ऑल्सो इशूड इन दिस केस. ओके, अगर इंटरनल ट्रेड भी हो रहा है उस कंडीशन में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि अगर गुड्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है. सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ प्रोफॉर्मा इनवॉइस. प्रोफॉर्मा मीन्स फॉर्म होता है एक सिंपली. सो इट इज़ अ confirmed purchase order containing the terms and conditions which buyer and seller agree on the product, detail and cost. A sale quote is prepared in the form of pro forma invoice. This is sent in advance of commercial invoice. इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये कन्फर्मेशन होता है, मीन्स किसके बीच में, कोई भी बायर और सेलर के बीच में कन्फर्मेशन होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं. मतलब बायर क्या कर रहा है, परचेज़ कर रहा है. तो इट इज़ अ कन्फर्म परचेज़, एक परचेज़ का कन्फर्मेशन होता है ऑर्डर का, कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस. उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ऑन विच बायर एंड सेलर एग्री, जिस पे बायर और सेलर क्या कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं. मीन्स अगर हम लोग कोई भी फॉर्मली काम कर रहे हैं, ऑफिशियली काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी के साइन ले लेते हैं ना कि येस वी बोथ आर एग्री कि हम ये काम कर रहे हैं. तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे. वी आर एक्सेप्टिंग ऑल दैट टर्म्स एंड कंडीशन. तो ये भी क्या होता है, यही होता है कि कंफर्म परचेज़ होता है कि सेलर ने उसको सोल्ड कर दिया उस प्रोडक्ट को, बायर ने उसको परचेज़ कर लिया है. ऑन द प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट की कैसी डिटेल है कि उसने कौन से प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट.
प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है। अ सेल कोट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोफर्मा इनवाइस। जो भी सेल का कोटेशन है, सेल जो है वो प्रोफर्मा इनवाइस की में फॉर्म में पब्लिश होता है। दिस इज़ सेंट इन एडवांस टू द कॉमर्शियल इनवाइस। ये क्या होता है कि जहाँ पे कॉमर्शियल इनवाइस को, जहाँ पे सारे प्रिपेयर होते हैं, वहाँ पे ये इसको एडवांस में इसको सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉमर्शियल इनवाइस। अब ये कॉमर्शियल इनवाइस क्या है? तो कॉमर्शियल इनवाइस, दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। कॉमर्शियल इनवाइस होता है कि ये एक एविडेंस होता है, ठीक है, एक प्रूफ होता है कि एक बायर और सेलर के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। इसमें क्या है, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन है गुड्स की, गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट का टर्म्स कैसा है, पेमेंट अभी होगा कि इन फ्यूचर होगा। तो प्रोफॉर्मा इनवाइस जो है, प्रोफॉर्मा इनवाइस वो क्या होगा, कॉमर्शियल इनवाइस के पहले ही सेंड कर दिया जाएगा। दिस इज सेंट इन एडवांस ऑफ द कॉमर्शियल इनवाइस, ठीक है। तो प्रोफॉर्मा इनवाइस ये बताएगा कि कंफर्म परचेज हो गया। अब कॉमर्शियल इनवाइस में ये शो करेगा कि ये एविडेंस है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन द बायर एंड सेलर, इसमें गुड्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि गुड्स की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, प्राइस कैसा है, टोटल उसकी वैल्यू कितनी है, उस पर कितना टैक्स लगा है, टर्म्स ऑफ पेमेंट कैसा है, पेमेंट कैसे हुआ है, पेमेंट प्रीपेड हुआ है, पोस्ट पेड हुआ है कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ होगा, ये सारे डिस्क्रिप्शन क्या होता है उसमें दिया होता है। नेक्स्ट वन इज़ लॉरी रिसिप्ट। So when goods are sent by roadways, then this receipt is issued by the transporter and it is treated as the document of title. लॉरी रिसिप्ट मीन्स जिस पे गुड्स क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है, लॉरी उसको बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टर अगर कोई सामान उस पर लेके जाता है, तो व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द रोडवेज, रोड के थ्रू वो जा रहा है, कोई भी गुड्स है वो रोड के थ्रू जा रहा है, तो देन दिस रिसिप्ट इज़ इशूड बाय द ट्रांसपोर्टर, कि जो भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो क्या करेगा, एक लॉरी रिसिप्ट दे देगा जो भी उस गुड्स को लेके जा रहा है, एंड इट इज़ ट्रीटेड एज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और ये टाइटल की तरह की, डॉक्यूमेंट ऑफ ए टाइटल की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। ओके, सो यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोफॉर्मा इनवॉइस। दिस इज़ द प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जिसमें ये सारा आप देखो, एड्रेस किसका है, एड डिलीवर किसको करना है, नोट है, फुल डिस्क्रिप्शन है गुड्स का, क्वांटिटी कितनी है, टोटल, ऐसे ही होता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। आप नेक्स्ट ये देखो कॉमर्शियल इनवॉइस। कॉमर्शियल इनवॉइस में क्या है कि सारा किसको गुड्स जा रहा है, इनवॉइस नंबर कितना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है, कितना है वैल्यू, क्वांटिटी कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, टोटल अमाउंट कितना है, यही सारा क्या होता है, इंटरनल ट्रेड में सब कुछ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ रेलवे रिसिट। अब अगर लॉरी रिसिट होता है वो किसके लिए होता है, कि गुड्स अगर रोड के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ लॉरी रिसिट। लॉरी रिसिट मतलब, सॉरी, नेक्स्ट वन इज़ रेलवे रिसिट, जिसका मतलब होता है कि गुड्स क्या हो रहे हैं, वो डिस्पैच जो है वो गुड्स रेलवे के थ्रू जाएंगे। सो व्हेन गुड्स आर डिस्पैच थ्रू रेलवेज, देन रेलवे अथॉरिटी इशू देयर रिसिप्ट। दिस इट इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इसको भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोलते हैं कि गुड्स क्या हो रहा है, कि टाइटल दिया है उसमें, डॉक्यूमेंट की इसमें सारे गुड्स ये हैं। तो अगर गुड्स क्या है रेलवे के थ्रू जा रहे हैं, तो रेलवे अथॉरिटी, अगर कोई भी बायर और सेलर है, ठीक है, बायर ने परचेज़ कर लिया, सेलर अब क्या कहेगा, रेलवे अथॉरिटी के पास जाके बोलेगा कि मुझे क्या करना है, इतने गुड्स को लेके जाना है। अब रेलवे अथॉरिटी उसको कुछ तो देगा ना, सर्टेनिटी देगा कि वो इतना गुड्स जा रहा है, डिस्पैच करेगा कि हाँ मेरा मतलब ये रेलवे क्या है, वाराणसी से अगर फॉर एग्जांपल मुंबई जा रही है, तो आगे कोई पूछेगा कि इसका कुछ रिसिट दिखाइए कि जो आप गुड्स लेकर जा रहे हैं ये लीगल और इलीगल तो ऐसा नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो शो करेगा कि नहीं ये ऐसा, ये रेलवे रिसिप्ट मिला है। तो ये सारे क्या होता है, एक लीगली वर्क हो रहे हैं, तो सारा एक कंफर्मेशन भी होता है। तो व्हेन गुड्स आर डिस्पैच थ्रू द रेलवे, देन रेलवे अथॉरिटी इशू देयर रिसिप्ट। वो रेलवे अथॉरिटी ऐसे रिसिप्ट को इशू करती है। नेक्स्ट वन इज़ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अ फॉर्म ऑफ लेटर इशूड बाय द सेलर, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ लेटर किसने इशू किया, सेलर ने, जो कॉमोडिटी को सेल करा है, टू एडवाइज द अमाउंट ओड बाय द ओन बायर, ठीक है, वो इसमें ये एडवाइस करा है कि कितना अमाउंट बायर ने ओ किया है, मीन्स
कितना उन्होंने बोरो किया है। एन एडवाइस इज़ अ काइंड ऑफ डेबिट नोट, एक ये डेबिट नोट की तरह होगा। सम टाइम द सेलर इशूज़ अ डेबिट नोट व्हेन ही हैज़ चार्ज लेस प्राइस फ्रॉम बायर देन द एक्चुअल प्राइस। और समटाइम्स क्या होता है, जो सेलर होते हैं वो इशू करते हैं डेबिट नोट को कि व्हेन ही हैज़ चार्ज लेस प्राइस, जब कोई भी सेलर क्या किया है, एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस में वो उसको प्रोडक्ट को दे रहा है, ही हैज़ चार्ज लेस प्राइस फ्रॉम बायर देन दी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस में वो उसको चार्ज कर रहा है, तो उस कंडीशन पे वो डेबिट नोट क्या करता है, उसको इशू करता है। तो एक लेटर होता है विच इज़ इशूड बाय द सेलर, सेलर इशू करता है टू एडवाइस द अमाउंट ओड बाय द बायर, ठीक है, कितना अमाउंट ओ किया गया है बायर के थ्रू, वो उसी के लिए ये लेटर होता है जिसमें ये एडवाइस किया जाता है। इशू करता है कौन, सेलर इसको इशू करता है कि उसने क्या किया, लेस अमाउंट, लेस प्राइस क्या किया, चार्ज किया है बायर फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस से वो कम प्राइस उससे चार्ज किया। नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिट नोट। सो इट इज़ अ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट, मॉनिटरी मीन्स मनी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय द सेलर, इट इज़ ऑल्सो इशूड बाय द सेलर दैट अलाउज अ बायर टू परचेज एनी आइटम और सर्विस ऑन अ फ्यूचर डेट। वो इसमें ये कहता है, इट इज़ ऑल्सो इशूड बाय द सेलर, वो बायर से ये कह देता है कि वो क्रेडिट नोट क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, मतलब इशू कर रहा है, और वो बायर को कह देता है कि तुमको जितने भी गुड्स को परचेज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 100 यूनिट परचेज़ करना है, 200 यूनिट परचेज़ करना है ऑन अ फ्यूचर डेट, ठीक है। आज मैंने क्या कर दिया, एज अ सेलर मैंने एक बायर को, मतलब ए ने क्या किया, बी को बोल दिया, ए एनी पर्सन, इट इज़ अ सेलर एंड बी इज़ अ बायर, तो ए ने बी को क्या कर दिया, एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया। वो ये बोल दिया कि आप कोई भी आइटम, ए बोलता है बी को, आप कोई भी आइटम, कोई भी सर्विस ले सकते हो ऑन अ फ्यूचर डेट, मीन्स आज के डेट में वो कर रहा है। अगर आपको 20 जुलाई को वो कर रहा है, तो वो कब बोलेगा कि आप 25 जुलाई को आपको जितना प्रोडक्ट लेना है वहाँ से आप वो ले सकते हो। फिर इट इज़ इशूड बाय अ सेलर, सेलर इसको इशूड करता है एज अ गुडविल जेस्टर, मीन गेस्चर, कि गुडविल की तरह, मतलब अब ए को क्या कुछ तो उस पे ऊपर ए को कुछ तो उसके ऊपर क्रेडिट वर्दीनेस होगा बी पे, कि वो उस पर ट्रस्ट तो कर रहा होगा ना। फॉर दिस सेल्स रिटर्न दिस नोट इज़ प्रूव दैट सेलर ओ द अमाउंट मेंशन इन अ क्रेडिट नोट टू बायर। अब बी क्या करेगा, बी परचेस कर लेगा एंड देन इसमें ये शो करेगा कि ए ने इतना प्रोडक्ट बी को दिया है, इतने अमाउंट का दिया है। अब बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस अमाउंट को क्या करे, बी ए को प्रोवाइड करे। ओके, सो दिस इज़ द क्रेडिट नोट। सो लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड. So first one is COD. COD means cash on delivery. Under this system, payment is made only when goods are delivered to buyer. इस कंडीशन पे क्या होता है कि पेमेंट इज़ मेड ओनली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू दी बायर। पेमेंट तभी होगा जब गुड्स क्या है, डिलीवर हो जाएगा बायर को। एज अ बायर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी कमोडिटी ऑनलाइन मंगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, COD करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। जब हम उस प्रोडक्ट को पा जाएंगे तभी हम पेमेंट करेंगे, यही होता है आपका COD. Next one is FOB, that is free on board. Under this contract, seller is expected to deliver the goods to the transporter. अब इस कंडीशन में सेलर क्या करता है, अपने गुड्स को डिलीवर कर देता है ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर मतलब जो ट्रांसपोर्ट करेगा उस गुड्स को, एंड बायर हैज़ टू बियर ऑल द लॉस, रिस्क और डैमेज। अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी कि ही विल बेयर ऑल दी लॉस और द डैमेज। अगर सेलर ने क्या किया, ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिया, अब ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है और रास्ते में क्या हो गया कि कोई ब्राइब कर ले रहा है, या एक्चुअली कोई क्या कर रहा है कि फायर लग जा रही है रास्ते में उसकी गाड़ी में, उसकी ट्रक में। तो अब ये है, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सारे रिस्क को बेयर करे, ना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ना ही ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट एंड फ्रेट. सो अंडर दिस सिस्टम द सेलर डिलीवर दी गुड्स. इस सिस्टम में क्या होता है, जो सेलर होता है वो गुड्स को डिलीवर करता है. द फ्रेट चार्ज आर बॉर्न बाय द सेलर. जो इसका जो चार्ज होगा गुड्स का एक्सचेंज करने का, ट्रेड करने का, वो डिलीवर करने का वो चार्ज कौन करेगा, सेलर करेगा. बट रिस्क और डैमेज इज़ बॉर्न बाय दी बायर.
और जो उसका रिस्क और डैमेज होगा वो कौन बेयर करेगा, बायर करेगा। सी एंड एफ मीन्स कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस कंसिस्ट ऑफ FOB प्राइस प्लस फ्रेट चार्ज। अब सी एंड एफ प्राइस मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट चार्ज में क्या, फ्रेट कॉस्ट प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है, FOB मीन्स दिस फ्री ऑन बोर्ड प्लस फ्रेट चार्जेस, जो भी इसका चार्ज है वो सारा ही प्राइस इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट वन इज CI एंड F मीन्स कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सो अंडर दिस सेलर बियर ऑनली लॉस्ट मतलब कॉस्ट, सॉरी, इस कंडीशन में जहाँ पे कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट हो रहा है मतलब, तो उसमें जो भी सेलर ही क्या करेगा, वो सारे कॉस्ट को बेयर करेगा, कॉस्ट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, ठीक है। अब सेलर ही सारे कॉस्ट को, जो भी कॉस्ट लगा, जो भी फ्रेट, जो भी गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, एज वेल एज जो इंश्योरेंस हुआ है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस, सेलर ही बेयर करेगा ऑल दी कॉस्ट को, जो भी लॉस होगा, जो भी डैमेज होगा गुड्स का ड्यूरिंग ट्रांजिट, ट्रांसमिशन के टाइम, ट्रांसफ़र होने के टाइम जो भी रिस्क होगा, जो भी लॉस हुआ होगा, द सेलर विल बेयर ऑल दी कॉस्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एरर एंड E and OE means error and omission accepted. Okay. This is written in an attempt to reduce the legal liability for incorrect or the incomplete information supplied by supplier in contractual documents such as price list etc. Okay. तो ये क्या होता है, एक रिटन फॉर्म होता है इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द लीगल लायबिलिटी, ठीक है। कि इसमें जो बेसिकली क्यों होता है कि अटेम्प्ट की जो भी लीगल लायबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जाए फॉर इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, उन सारे के लिए जो इन्फॉर्मेशन क्या है, या तो इनकम्प्लीट हैं या तो इनकरेक्ट हैं, करेक्ट नहीं है, सप्लाइड बाय द सप्लायर इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और सप्लायर क्या कर दिया है, सप्लाई कर दिया इन कमोडिटी को इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, सच एज प्राइस लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि प्राइस लिस्ट से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि लीगल लायबिलिटी को अगर इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय सप्लायर इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट सच एज प्राइस लिस्ट के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वो अगर कोई गलत दे दिया है तो इट इज़ जनरली यूज्ड हियर टू इन्फॉर्मेशन इज़ रिलेटिवली फास्ट चेंजिंग, ठीक है। अगर कोई इन सारे में क्या कर दिया कि वो कोई इन्फॉर्मेशन उस कंडीशन पे गलत दे दिया तो वो क्या करेगा, एरर एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड कर देगा कि हाँ मैंने प्राइस क्या था, मेरा उस टाइम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, या मैंने 4200 के इन प्लेस पे मैंने 3200 कर दिया, तो एरर एंड ओमिशंस के थ्रू वो अमाउंट को क्लियर फिर से कर सकता है। ओके, so it's all about your today's class. We will start a new chapter in the next class. Okay, thank you.